हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों आज है गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 4। गैसियस स्टेट के लेक्चर नंबर 4 से पहले आपको 3 लेक्चर्स देखने जरूरी हैं यदि आपको आज का लेक्चर थोड़ा बहुत समझना है। मैं हर बार ये कहता हूं ताकि अगर पीछे के लेक्चर्स किसी ने नहीं देखे तो उसको आप देख लें, ठीक है? तो आज स्टार्ट करेंगे विद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो स्टार्ट करते हैं द लेक्चर विद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमें समझना पड़ेगा कि पार्शियल प्रेशर एग्जैक्टली क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन बेटा पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है? पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर आपके पास एक मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, अगर आपके पास एक मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, सो उस मिक्सचर में जो इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर होता है, फिर से सुनो, आपके पास मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, मतलब गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती, उस मिक्सचर में जो इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर है उस प्रेशर को आप क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर, ठीक है? सो मैं स्टेटमेंट पहले लिखूंगा, इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इन अ मिक्सचर of non-reacting gases, non-reacting gases, in a mixture of non-reacting gases, the total pressure is the sum of partial pressures of individual gases, इंडिविजुअल गैसेस। हमने क्या लिख रखा है? अगर आपके पास मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, तो उस मिक्सचर में जो भी टोटल प्रेशर होगा वो अलग अलग गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होगा, जिसको मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैथमेटिकली आई कैन राइट इट एज PT इज P total is equal to summation PI, where PI is partial pressure of ith gas, partial pressure of ith gas। अब ऐसे कुछ समझ में खास नहीं आता तो मैं काम करूंगा, एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। बेटा मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 3 गैसेस हैं। लेट्स कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस। लेट दिस गैसेस बी A, B एंड C। So there is a mixture of 3 gases, non-reacting gases, और इनके मोल्स भी कुछ मान लेते हैं, Na, Nb और Nc, Na, Nb और Nc। मान लो इस गैस का, इस कंटेनर का टेम्परेचर T है और कंटेनर का वॉल्यूम V है। अभी अगर मुझे प्रेशर मेजर करना हो तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट, आपको मालूम है कि गैसेस का प्रेशर मैनोमीटर से मेजर करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे मैनोमीटर अटैच कर दूं, सो मैनोमीटर मुझे किस चीज का प्रेशर देगा? आप बताओ, मैनोमीटर मुझे किस चीज का प्रेशर देने वाला है? ये मैनोमीटर मुझे प्रेशर देगा, लेकिन ये मुझे क्या इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर देगा इस मिक्सचर में? ये जो मिक्सचर है 3 गैसेस का, A का, B का और C का, क्या ये मैनोमीटर मुझसे बोलेगा कि चलो अब A की रीडिंग लो, अब B की रीडिंग लो, अब C की रीडिंग लो? नहीं, ये मैनोमीटर एक्चुअल में टोटल प्रेशर देने वाला है। तो ये जो इंडिविजुअल मिक्सचर में जो इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर है, मतलब जो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ये प्योरली आप बोल सकते हो ऑन पेपर है, थ्योरेटिकल। आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास मिक्सचर है तो मिक्सचर के प्रेशर को मेजर करने के लिए आप टोटल प्रेशर ही मेजर कर पाओगे। आपके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो इस मिक्सचर में बताएगा कि चलो A का प्रेशर इतना है, B का प्रेशर इतना है, C का प्रेशर इतना है। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो आपको इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर देगा इस मिक्सचर के अंदर। जो डिवाइस है वो आपको टोटल प्रेशर देगा। तो पहली बात तो ये जो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, दिस इज प्योरली ऑन पेपर, थ्योरेटिकल, ठीक है? लेकिन हां, आप कैसे डिफाइन करोगे? मान लो B और C यहां से नहीं होती, सपोज इस मिक्सचर में B और C नहीं होती, तो जो A प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A। पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज द प्रेशर ऑफ A। अगर हम ये मान लें कि B और C इस मिक्सचर में नहीं है, मतलब जो A का पार्शियल प्रेशर है वो होगा मोल्स ऑफ A विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ A इंटू RT अपॉन V। P इज इक्वल टू nRT अपॉन V होता बेटा। तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ A पता करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो दिस विल बी NA/RT अपॉन V। सिमिलरली बच्चे पार्शियल प्रेशर ऑफ B विल बी NB/RT अपॉन V। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ C विल बी NCRT अपॉन V। बच्चों ये विजिबल है कि नहीं? एक मिनट,
ये विजिबल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, ठीक है। PA is equal to NaRT upon V, PV is equal to NBRT upon V, PC is equal to NCRT upon V। ये इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर है, लेकिन हमने ये माना है कि दूसरी गैसेस यहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर इस पर्टिकुलर मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो P टोटल विल बी इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। और ये कहने की बात नहीं है, ये बड़ा ऑब्वियस है, ये बड़ा ऑब्वियस है कि जो टोटल प्रेशर है वो इन सभी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर का सम होगा। सो दिस पर्टिकुलर रिलेशन को आप इस तरह से समझ सकते हो, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, आप बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। बच्चे XI क्या है बेटा? यहां पे मोल फ्रैक्शन है ith गैस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस, ith गैस का ये मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन को आपको मालूम है कैसे लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन होता है उस कंपोनेंट का मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर विल गिव यू द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे इस क्वेश्चन में हमने ये एग्जांपल लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ B विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ C विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू टोटल प्रेशर। और अगर आप इन्हीं तीनों को ऐड करोगे तो सबमिशन XA प्लस XB प्लस XC, सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है बेटा? 1 आता है। सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम बच्चे कितना आता है? 1 आता है। सो यहां से PA प्लस PB प्लस PC की वैल्यू P टोटल के बराबर आ जाती है। दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये अगर नहीं भी हमें पता हो तब भी हम लोग क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर सकते हैं। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ये चीज जरूरी है कि मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। आप थोड़ा इसको सोचने की कोशिश करो कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर गैसेस के मिक्सचर रिएक्टिंग होंगे, अगर कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये जो बेटा नंबर ऑफ मोल्स आपने ले रखे हैं ये चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो नंबर ऑफ मोल्स में इंक्रीज, में डिक्रीज और में इवन रिमेन कांस्टेंट, बट उनके चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। तो Na, Nb और Nc अगर आपस में सपोज ABC के बीच में कुछ रिएक्शन होती है, सो ऑब्वियसली Na, Nb और Nc विल चेंज, और जब वो चेंज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे फिर ये रिलेशन इज नो लॉन्गर वैलिड। सो नॉन रिएक्टिंग गैसेस इसलिए बोला गया है ताकि आप मोल्स को, ये जो मोल्स लेते हैं ये फिक्स रहें, ये चेंज ना हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ और कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पेज पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस करने में हमें वो मदद करता है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हालांकि बहुत डिटेल में तो तब क्लियर होगा जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कवर करेंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको यहां पे आइडिया देना चाहूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस में इसके कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। अब आपको मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, सॉरी, सपोज आपके पास बेटा एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड वाटर है, सपोज लिक्विड वाटर है, आप कोई भी लिक्विड एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए एक लिक्विड वाटर है, आपने एक फ्लैट सरफेस पे इसको रख रखा है, दिस इज H2O लिक्विड, दिस इज H2O लिक्विड, ठीक है बेटा। सो H2O लिक्विड यहां पे केप्ट है। अब होगा क्या, अगर ये ओपन है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इसके सरफेस से, इस सरफेस से लगातार कुछ पार्टिकल्स एस्केप करते रहते हैं, लगातार कुछ पार्टिकल्स एस्केप करते रहेंगे, मतलब इवोपोरेट करते हैं। आपको मालूम है कि इवोपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है जो कि लगातार होता रहता है। तो पार्टिकल्स एस्केप करते रहते हैं, मतलब पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, इवोपोरेशन हो रहा है, ठीक है। वो जो पार्टिकल्स एस्केप करेंगे सरफेस से वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, तो इवोपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस कंटेनर को कवर कर दूं, सपोज मैं इस कंटेनर को कवर कर देता हूं कुछ इस तरीके से, अगर हम इस कंटेनर को कवर कर देंगे तो जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर को एस्केप कर रहे थे
अब वो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर को एस्केप नहीं कर पाएंगे और वो इस जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो वेपर्स हैं, जो H2O के वेपर्स हैं, वो इस कन्फाइंड स्पेस में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे इकट्ठा हो गए। अब ये जो वेपर्स हैं, चूंकि लगातार गैस पार्टिकल्स, वेपर पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, तो मूव करते करते कुछ पार्टिकल सरफेस को वापस से भी स्ट्राइक करते हैं। जो वापस स्ट्राइक करेंगे वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब वो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इवोपोरेशन का प्रोसेस तो चला ही रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इसको कवर किया तो एक रिवर्स प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, और वो प्रोसेस कौन सा है? कंडेंसेशन। शुरुआत में बच्चे रेट ऑफ इवोपोरेशन ज्यादा होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन कम। लेकिन जैसे जैसे यहां क्राउड बढ़ता जाता है, क्राउड का मतलब है जैसे जैसे गैस पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वापस आने वाले पार्टिकल्स की भी नंबर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे उस कन्फाइंड स्पेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता जाएगा, सो वापस आने वाले पार्टिकल्स की भी संख्या में वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। देयर विल बी एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वापस आ रहे हैं, मतलब जो कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस होने वाले पार्टिकल्स अगर इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्रीज होगा। एक समय ऐसा आएगा जब सिस्टम विल अटेन इक्विलिब्रियम। एक समय ऐसा आएगा जब सिस्टम विल अटेन इक्विलिब्रियम। नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पूरा लिख दूं, कंफ्यूज हो गए? पूरा लिख देता हूं। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. So rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. और ऐसा जब होगा तो यहां जो वेपर्स हैं उनका जो प्रेशर है वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। फिर से सुन लो, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, मतलब जब रेट ऑफ इवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो उस समय जो वेपर्स यहां पे इकट्ठा हुए हैं उन वेपर्स का जो भी प्रेशर है वो कहलाता है वेपर प्रेशर। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेपर प्रेशर को डिफाइन करो, तो वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। एक चीज और कि ये वेपर प्रेशर की वैल्यू अब एक बार सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो ये कांस्टेंट बनी रहनी है, ये नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा बेटा? क्योंकि जिस रेट से पार्टिकल्स ऊपर आ रहे थे उसी रेट से पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं। अब यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और इसको आप चेक कैसे कर सकते हो? इसको आप चेक ऐसे कर सकते हो बच्चे, जैसे आप एक काम कर सकते हो, सपोज आप इस पार्टिकल में, इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक मैनोमीटर से कनेक्ट कर लो। जैसे आप इसको इस तरह से एक मैनोमीटर से कनेक्ट कर लो। मैनोमीटर क्या करेगा? प्रेशर बताएगा किसी भी इंस्टेंट पे। किसका प्रेशर बताएगा बेटा? ये प्रेशर बताएगा जो यहां वेपर्स, जो गैस पार्टिकल्स इकट्ठा हो रहे हैं वेपर्स, उनका प्रेशर बताएगा। तो शुरुआत में आप क्या देखोगे कि राइट साइड में मरकरी का लेवल इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि यहां इवोपोरेशन का रेट ज्यादा था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो शुरुआत में ये मरकरी का लेवल राइज करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ये मरकरी का लेवल राइज होना बंद हो जाता है, मतलब ये कांस्टेंट हो जाता है। अब हाइट नहीं बढ़ती है। कांस्टेंट होने का मतलब है अंदर जो वेपर्स है उनका प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यही तो मतलब है। अगर मरकरी की हाइट में चेंज नहीं हो रहा है मैनोमीटर में, इसका मतलब जो भी वेपर्स का प्रेशर वो मेजर कर रहा था उसका प्रेशर क्या हो चुका है? कांस्टेंट। और ऐसा कब होगा? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तब होगा। सो अगर मुझे डिफाइन करना हो क्या? वेपर प्रेशर, तो आप बताओ वेपर प्रेशर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? चलो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चे, लिख लेते हैं। सो वेपर प्रेशर इज exerted by the vapors of liquid, is the pressure exerted by the vapors of liquid at equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चे ये वाला इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जब रेट ऑफ इवोपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये इक्विलिब्रियम की बात हो रही। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो जो वेपर्स का प्रेशर होगा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। और वाटर के वेपर प्रेशर के लिए एक स्पेशल नेम है। सो द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड
वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड, बताइए क्या बोलते हैं बेटा, बताइए क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। क्या बोलेंगे बेटा, एक्वस टेंशन, AQUEOUS, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन बोले तो वेपर प्रेशर ही है, लेकिन लिक्विड कौन सा होना चाहिए, वाटर, और वेपर्स भी वाटर के होने चाहिए। नीचे अगर लिक्विड वाटर है और ऊपर उसके वेपर्स वाटर के वेपर्स हैं, सो वाटर वेपर्स का जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्वस टेंशन। सिर्फ एक स्पेशल नेम है इन केस कि अगर वो वेपर्स लिक्विड वाटर के हों, ठीक है। अगर वो वेपर्स H2O के हैं तो उसको बोल देते हैं, उनके प्रेशर को बोल देते हैं एक्वस टेंशन। और मैं आपको बता दूं कि कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है कि क्या हर लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी बेटा। ऐसा दुनिया में कोई लिक्विड नहीं जिसका वेपर प्रेशर ना हो, मतलब वेपर प्रेशर जीरो। वेपर प्रेशर जीरो होने का मतलब है नॉन वोलेटाइल लिक्विड, तो कोई भी लिक्विड नॉन वोलेटाइल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी का वेपर प्रेशर कम हो, किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा हो, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी लिक्विड के वेपर्स बने ही ना, दिस इज इम्पॉसिबल। इवन मैं आपको बता दूं कि थोड़ा और एडवांस लेवल पे जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि सॉलिड के भी वेपर्स बनते हैं, सॉलिड के भी वेपर्स बन सकते हैं। मतलब अगर ये सॉलिड है, सपोज ये सॉलिड है, तो ये भी वेपराइज, कुछ ना कुछ इसके भी वेपर्स बन रहे होंगे। ये अलग बात है कि इसके वेपर्स इतने कम होंगे कि दैट इज वर्थ इग्नोरिंग, इनसिग्निफिकेंट, वो इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए हम लोग सॉलिड के वेपर्स की जनरली बात नहीं करते। लिक्विड का लेकिन सिग्निफिकेंट वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स अच्छा खासा एस्केप करते हैं, इनके वेपर्स का प्रेशर बढ़िया होता है, मतलब ठीक ठाक होता है, वर्थ कंसिडरिंग होता है, दैट इज नॉट वर्थ इग्नोरिंग, राइट। कुछ और बातें करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। अब अगले पेज पे चलेंगे क्योंकि यहां जगह नहीं है। अब आगे बेटा नेक्स्ट पेज पे जो भी मैं वेपर प्रेशर के बारे में लिखूंगा वो काफी जरूरी बातें हैं, वो बहुत जरूरी बातें हैं, प्लीज उनको ध्यान में रखेंगे। सो let's write some important point about vapor pressure. So some important points regarding vapor pressure, ठीक है। वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट बेटा ये है, फर्स्ट पॉइंट इज कि द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में मैं बीपी लिख रहा हूं, है ना बेटा। The value of vapor pressure of a particular liquid depends only on temperature, depends only on temperature, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि एक्चुअल में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी फंडामेंटल स्टेटमेंट पे बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, क्या वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्रेजेंट उस पर डिपेंड करेगा, द आंसर इज नो। क्या वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो हमने कंटेनर ऊपर से ढक के रखा हुआ उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, द आंसर इज नो। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन वर्चुअली एनीथिंग, किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर। इसको मैं लिख देता हूं, it does not depend on the amount of liquid taken, or the volume of container, एटसेट्रा। इन शॉर्ट किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो जब मैं बोलता हूं तो ये वाली जो लाइन है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब क्या इक्वेशन है जो रिलेट करती है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को। तो बच्चों वो थर्मोडायनेमिक्स से आती है, पर मैं उसका रिजल्ट यहां पे लिख दूंगा, बट द डिटेल प्रूफ विल बी कवर्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअल में आप बोल सकते हो आएगा, लेकिन हाँ अभी मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉग, दिस इज लॉग बेस ई, वेपर प्रेशर 2 डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर 1, अभी सब चीजें लिख देंगे, इज इक्वल टू डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी डिवाइडेड बाई आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दिस इज कॉल्ड Clausius-Clapeyron equation. This is
क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या आपको बताएगा? आपको यह बताता है कि हाउ द वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाउ द वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। दिस इज नेचुरल लॉग बेटा, लॉग बेस ई है, ध्यान रखना, दिस इज नेचुरल लॉग, ठीक है, दिस इज नेचुरल लॉग। अब यहां अगर टेम्परेचर T1 है, सो द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज Vp2। इस इक्वेशन में Vp2 इज वेपर प्रेशर at temperature T2, at temperature what T2. Vp1 of course is vapor pressure at temperature T1. R गैस कांस्टेंट है और डेल्टा वेपराइजेशन H is enthalpy of vaporization, is enthalpy of vaporization। किसका वेपराइजेशन? जो लिक्विड है उसके लिए। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, जिसका वेपर प्रेशर आप मेजर कर रहे हो उसके लिए। अभी ये फॉर्मूला गैसियस स्टेट में रिक्वायर्ड नहीं है, इसका प्रूफ हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कवर करेंगे। हालांकि इसका प्रूफ हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से भी ला सकते हैं, लेकिन वो अभी रिक्वायर्ड नहीं। जब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कवर करेंगे तब वहां पे मैं आपको इसका प्रूफ बता दूंगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रूफ, आप खुद ही अप्रिशिएट करोगे, बहुत सिंपल, आप खुद ही कर लोगे, 2 लाइन का प्रूफ है। लेकिन जब वो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब बेटा, अभी तो इस पे कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। इस लेवल पे तो गैसियस स्टेट में हम लोग इसको यूज नहीं करते। हाँ, ये स्टेटमेंट जरूर यूज करते हैं कि डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तो पहला फैक्ट हो गया बेटा, ठीक है, पहला फैक्ट हो गया, आप बोल सकते हो ये दूसरा हो गया। फिर अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, एक चीज और मैं बता दूं कि एवरी चलो नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इसका दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख देते हैं, और वो है बेटा कि एवरी लिक्विड हैज अ यूनिक वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। सो सेकंड स्टेटमेंट, एवरी लिक्विड हैज अ यूनिक वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी गिवन टेम्परेचर पे हर लिक्विड की एक वेपर प्रेशर की एक अलग अलग वैल्यू होगी। और एक्चुअल में पूरा जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है वो इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। डिस्टिलेशन का मतलब लिक्विड का हम सेपरेशन करते हैं, तो ये आगे जब चैप्टर आएगा लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को यूज करेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो बस इस चीज को आप ध्यान रखो। और अगर मैं आपसे बोलूं कि वेपर प्रेशर किस चीज के, मतलब किस चीज पे एक तरह से डिपेंड कर, सो वेपर प्रेशर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि लिक्विड के अंदर जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो कितने स्ट्रांग है, कितने वीक। आप खुद इसको अप्रिशिएट करो, अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन वीक है तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, है नहीं, वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर की वैल्यू दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। ठीक है, चल अब इस पे एग्जैक्टली हमें क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस मिलने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको भी समझ लेते हैं। एक टर्म है बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसको भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी शॉर्ट में इसको बेटा RH बोलते हैं, RH बोलते हैं। क्या ये जरूरी है कि कोई सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम पर हो? क्या ये जरूरी है कि कोई सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम पे हो? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। हालांकि पहले एक बात कर लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर, जिसको आप एक्वस टेंशन भी बोल सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और अगर फ्रैक्शन में ही रहने देता है तो फिर इतना ही, और अगर परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है, कई बार परसेंट RH पूछते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो परसेंट RH आ जाएगा। मतलब अगर मुझे परसेंट RH निकालना है, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाई 100। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझ भी लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। फिर से एक काम करते हैं, हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं आपके सामने। मान लीजिए फिर से मेरे पास लिक्विड वाटर का इस तरह से एक सैंपल है और उसको मैंने कवर करके ऐसे रख दिया। ठीक है, कवर करके ऐसे रख दिया और टेम्परेचर की वैल्यू मैंने रखी है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है।
और मान लो इस टेम्परेचर पे, मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो इस टेम्परेचर पे जो ऊपर वेपर्स बनते हैं, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा, तब जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी, मतलब जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उनकी जो वैल्यू है, मान लीजिए वेपर प्रेशर की वैल्यू लेट्स से एट दिस टेम्परेचर इज 25 mm ऑफ मर्करी। सपोज आई एम एज्यूमिंग दिस, है ना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूं। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर, मतलब जब रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर जब पहुंचेगा, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, तब वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 25 mm ऑफ मर्करी, 25 mm ऑफ मर्करी। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि सिस्टम को जब आप एनालाइज करने चलो, सपोज आप लैब में गए, आपने देखा ये, और आप क्या करते हो, अब इसको एनालिसिस शुरू करते हैं। आप आते हैं और आप देखते हैं कि यहां जो वेपर्स का प्रेशर है, यहां जो H2O के वेपर्स का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, जो यहां पे वेपर्स का प्रेशर है, मान लो बच्चों वो 20 mm ऑफ मर्करी है। आपने ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया कि जो यहां पे वेपर्स का प्रेशर है वो 20 mm ऑफ मर्करी है। क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है? अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम पर होता तो वेपर्स का प्रेशर आप 20 मेजर नहीं करते, बल्कि 25 मेजर करते। कितना मेजर करते बेटा? 25। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जिस इंस्टेंट पे आपने ये प्रेशर 20 मेजर किया है, उस इंस्टेंट पे अगर मैं आपसे इस सिस्टम में RH की वैल्यू पूछूं, परसेंट RH पूछूं, तो आप कितना बताओगे? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप मुझे परसेंट RH पूछोगे तो मैं बोलूंगा परसेंट RH इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई जो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर होना चाहिए 25 इंटू 100, क्योंकि परसेंट पूछ रहा हूं, सो दिस इज 80%। दिस इज 80%। समझ में आ रहा है क्या हुआ? 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यहां पे, ये जो वेपर्स हैं उनकी। सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं है, क्योंकि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा तो RH की वैल्यू कितनी होगी? 1, या परसेंट में कितनी होगी? 100%। कितनी होगी बेटा? 100%। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो। अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं। अब मैं आपसे अगर पूछ लूं कि ठीक है, इस समय जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है, तो बताओ रेट ऑफ इवोपोरेशन डोमिनेटिंग है या रेट ऑफ कंडेंसेशन? रेट ऑफ इवोपोरेशन डोमिनेटिंग है या रेट ऑफ कंडेंसेशन? अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर होगा तो 25 आएगा। अगर ये 20 है, इसका मतलब अभी रेट ऑफ इवोपोरेशन डोमिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 20 वाले प्रेशर को क्या करना है? 25। वो तो तभी होगा ना जब और वेपर्स बने। तो इवोपोरेशन अगर डोमिनेटिंग है यहां पे 100% से जब कम RH। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल, सपोज ये तो आप आते हो, ये आप आते हो तो आपने मेजर किया, ठीक है। कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट है, कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट है, और आपका एक दोस्त जाता है और आपका दोस्त देखता है कि यहां पे जो वेपर्स का प्रेशर है, सपोज वेपर्स का प्रेशर 30 mm ऑफ मर्करी है, 30 mm ऑफ मर्करी। अब आप पूछोगे सर 30 mm ऑफ मर्करी कैसे आया? सपोज मैंने कहीं से इसमें लाके वाटर वेपर्स डाल रखा है, मैंने कहीं से लाके इस कंटेनर के अंदर भी वाटर वेपर्स, इससे तो वाटर वेपर्स मिल ही रहे हैं, मैंने कहीं बाहर दूसरे सोर्स से भी वाटर वेपर्स भर दिया इसके अंदर। अब उनका प्रेशर है 30। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब बताओ RH की वैल्यू क्या होगी? अब RH की वैल्यू क्या होगी बेटा? अब परसेंट RH अगर मैं आपसे बोलूं, सो परसेंट RH की वैल्यू होगी 30/25 इंटू 100, एंड दिस इज हाउ मच? 120%। कितना आ जाएगा? 120%। 100% से ज्यादा RH है। अब आप बताओ सिस्टम में कौन सा रेट डोमिनेटिंग होगा, इवोपोरेशन या कंडेंसेशन? कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए 25, अभी है 30, इसका मतलब ये कंडेंस होगा ताकि अपने प्रेशर को कम कर सके, ताकि अपने प्रेशर को कम कर सके बच्चे। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर RH की वैल्यू 100% से कम होती है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड वेपर्स। मैं लिख दूं इसको? लिख देता हूं। अगर if percent RH is less than 100%, सो इसको बोलते हैं बेटा अनसैचुरेटेड वेपर्स। क्या बोलेंगे बेटा? अनसैचुरेटेड वेपर्स। अनसैचुरेटेड वेपर्स का मतलब है सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं है और इवोपोरेशन का रेट डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। और अगर मान लो परसेंट RH की वैल्यू 100% के बराबर ही आ जाए, 100%, तो इसको सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब जो आप प्रेशर मेजर कर रहे हो वो वेपर प्रेशर के बराबर है। रेट ऑफ इवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वली अब हो रहे, दोनों के रेट क्या है? इक्वल है।
दोनों का रेट बराबर है। सो अगर परसेंट RH की वैल्यू 100% तो इसको बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड वेपर्स। क्या बोलेंगे? सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और इसको बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर्स, राइट। और अगर परसेंट RH की वैल्यू 100% से ज्यादा हो गई तो इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। और सुपर सैचुरेटेड वेपर्स के केस में कौन सा रेट डोमिनेटिंग होगा? कंडेंसेशन का रेट डोमिनेटिंग होगा। कंडेंसेशन क्यों? क्योंकि वेपर्स का प्रेशर होना चाहिए जैसे ये और है ये, तो ये वो प्रेशर नहीं होगा, कंडेंसेशन ज्यादा तेजी से होगा ताकि ये प्रेशर कम हो, ताकि ये प्रेशर कम हो। बच्चे ये कॉन्सेप्ट था रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। तो आई होप कि ये क्लियर है आपको, है ना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और नेक्स्ट पेज पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये मैं आपको बताता हूं। वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो एकदम ओरल क्वेश्चंस होंगे, टेक्निकली स्पीकिंग ओरल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है बेटा, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रिक्वायर्ड होगा। चलो बेटा अगले पेज पे मैं, चलिए। ओहो क्वेश्चन आ गया, पहले ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया। एक काम करते हैं, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो अभी पीछे गया, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये है बेटा आपके लिए कि अब मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, या चलो लिख देता हूं। अ वेसल कंटेनिंग, साथ साथ लिखते जाइएगा और क्वेश्चन को सोचना शुरू करिए कि कैसे करेंगे। अ वेसल कंटेनिंग small amount of liquid water and oxygen gas has a total pressure of 740 mm of mercury. 740 mm of mercury, this is the total pressure, right? Now, if temperature is kept constant, find total pressure if, first question, volume of container is डबल कर दिया गया है। और सेकेंड क्वेश्चन, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वेसल इज हाफ, और दोनों क्वेश्चन के लिए गिवन है, एक्वस टेंशन is equal to 40 mm of mercury, 40 mm of mercury, ये given है, ठीक है। So this is given 40 mm of mercury, this is aqueous tension, it is given to you। चलो बेटा ये क्वेश्चन करेंगे। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और फिर क्वेश्चन करिएगा। मैं क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बच्चों से बोलता हूं बेटा कि आप क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट होते, लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन होता है और लैंग्वेज कई बार एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपको चीजें दिख नहीं रही हैं, सो बेटर विजुअलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लो ताकि क्वेश्चन आपको दिखने लगे। मेरा ये हमेशा से मानना है कि अगर आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा तो हो जाएगा क्वेश्चन, ये पक्का है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो दिख नहीं रहा अभी कुछ भी, तो एक काम करते हैं, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें कुछ चीज विजुअलाइज होता हुआ दिखे। कहाँ गया व्हाइट मार्कर? ठीक है, ये रहा। अभी आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ इस तरह से। तो एक सिस्टम है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर है, और यहां पे ऑक्सीजन गैस है, और मुझसे बोला गया है टोटल प्रेशर 740 mm ऑफ मर्करी, और लास्ट में एक्वस टेंशन भी दिया हुआ। इसका यह मतलब है कि क्वेश्चन फ्रेमर हमको यह चाहता है कि हम वाटर के वेपर्स के प्रेशर को भी कंसीडर करें। मतलब यहां ये लिक्विड वाटर है, ये ऐसे ही काम चलाओ नहीं दिया हुआ, इसका भी यूज है। ये लिक्विड वाटर वेपराइज हो रहा होगा, और वेपराइज होने पे यहां सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं है, यहां ऑक्सीजन के अलावा क्या प्रेजेंट है? H2O के वेपर्स भी प्रेजेंट है। और अब इन दोनों गैसेस का टोटल प्रेशर मिला के कितना है बेटा? टोटल प्रेशर मिला के कितना है? 740 mm ऑफ मर्करी, 740 mm ऑफ मर्करी, राइट।
740 mm ऑफ मर्करी। अच्छा, इस 740 में H2O के वेपर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? इस 740 में H2O के वेपर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 40 mm ऑफ मर्करी। ये 40 है जो एक्वस टेंशन है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर, सो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस is equal to 740 minus 40, that is 700 mm of mercury. This is initial situation, right? This is initial situation. ये 700 mm of mercury है, ये ऑक्सीजन का सिर्फ प्रेशर है। ध्यान रखना बेटा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस अगर आपको दिया हो, मॉइस्ट गैस मतलब H2O वेपर्स के साथ दिया हो, तो आप हमेशा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन से पता कर सकते हो। ये मुझे लगता है नहीं है कि फॉर्मूले की जरूरत है, ये आपका कॉमन सेंस भी है बेटा, है ना, कि अगर मुझे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस पता करना हो तो जो टोटल प्रेशर का मतलब ये जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर दिया हुआ उस प्रेशर में से वाटर के वेपर्स के प्रेशर को मैं माइनस कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्रेशर तो आ गया ऑक्सीजन का, ये इनिशियल सिचुएशन। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम इज डबल्ड, वॉल्यूम डबल करने से प्रेशर होगा हाफ, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है। वॉल्यूम डबल करोगे तो प्रेशर होगा हाफ, लेकिन किसका प्रेशर होगा हाफ? किसका प्रेशर हाफ होगा? ऑक्सीजन का या H2O के वेपर्स का, या दोनों का प्रेशर हाफ होगा? बताओ। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वेपर्स का प्रेशर तो नहीं चेंज होने वाला है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर विल डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। वो दुनिया के किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब जो वाटर के वेपर्स का प्रेशर है, क्योंकि वेपर तो यही है ना, नीचे लिक्विड है तो यही वेपर है, तो वेपर्स का जो प्रेशर है वो तो 40 mm लगातार बने रहेगा, चाहे आप डबल करो चाहे 100 टाइम्स वॉल्यूम कर दो। सो वाटर के वेपर्स का प्रेशर नहीं चेंज होना। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन गैस का कोई लिक्विड नीचे प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन तो गैस है, ऑक्सीजन गैस उस वॉल्यूम को डबल करने का इफेक्ट फील करेगी और उसका प्रेशर हाफ हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो नया प्रेशर ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन का जो न्यू प्रेशर होगा वो ऑक्सीजन का प्रेशर हो जाएगा कितना बेटा? इस वैल्यू का हाफ। वॉल्यूम डबल करते हैं तो प्रेशर आधा होगा, लेकिन वेपर्स का प्रेशर आधा नहीं होगा, जो उसके अलावा जो गैस प्रेजेंट है उसके प्रेशर आधे हो जाएंगे। सो दिस इज 700 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 350 mm ऑफ व्हाट? मर्करी, राइट। और हमसे ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया टोटल प्रेशर बताओ। तो टोटल प्रेशर में ऑक्सीजन का नया प्रेशर होगा 350 और वाटर के वेपर्स तो वही है, उनका प्रेशर 40 mm। सो टी टोटल इन द फर्स्ट क्वेश्चन will be 350 plus 40, which is 390 mm of mercury. So this is the answer to first part. This is the answer to first part, 390 mm of mercury. अब दूसरा क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा आपसे, यदि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हाफ कर दिया गया तो प्रेशर डबल होगा, अगर कंटेनर का वॉल्यूम आधा कर दिया तो प्रेशर क्या होगा? डबल होगा। लेकिन किसका प्रेशर डबल होगा? बताओ किसका प्रेशर डबल होगा? क्या वेपर्स का प्रेशर आप ट्वाइस करने वाले हो? नहीं, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर ट्वाइस करो। सो ऑक्सीजन गैस का सेकेंड क्वेश्चन में जो ऑक्सीजन गैस का नया प्रेशर होगा वो इस 700 का ट्वाइस होगा। सो अब ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 700, that is 1400, और वाटर के वेपर्स का प्रेशर वही रहने वाला है। सो P total is equal to 1400 plus 40, which is 1440 mm of mercury. So this is the answer to second part. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना बेटा कि आप अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो तो जो वेपर्स प्रेजेंट है उनका प्रेशर कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो तो एज इट इज बना रहेगा। कई बार बच्चों को लगता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो लगाएंगे। नहीं बेटा, आप अब दिक्कत क्या है, आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाने में जब नंबर ऑफ मोल्स, जब मैं बोलता हूं वॉल्यूम डबल करो प्रेशर हाफ होगा, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ऑक्सीजन के तो मोल्स कांस्टेंट है, लेकिन इसके मोल्स कांस्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वॉल्यूम चेंज करना शुरू करोगे, एक्चुअल में इन दोनों के बीच तो एक इक्विलिब्रियम है। ये जो यहाँ H2O वेपर्स है और यहाँ जो H2O लिक्विड है, इनके बीच एक इक्विलिब्रियम है, मतलब इनके बीच रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जैसे ही आप वॉल्यूम चेंज करना शुरू करते हो, सो इवोपरेशन और कंडेंसेशन का रेट थोड़ा एडजस्ट होके कोई एक डोमिनेट करता है, ताकि प्रेशर को क्या बनाए रखा है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो H2O के मोल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। मतलब ये है कि अगर बेटा लिक्विड प्रेजेंट है और उसके वेपर्स प्रेजेंट हैं तो वेपर्स पे आप पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा सकते।
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, और आपको आइडिया नहीं कि कितने मोल्स चेंज हुए, कितने मोल्स नीचे आए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे ही मैंने इस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज करना शुरू किया तो ये वाला सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करता है। कैसे स्टेब्लिश करेगा? या तो रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ कंडेंसेशन को वो एडजस्ट करेगा फिर से। क्यों? ताकि उसका प्रेशर हमेशा क्या रखे? कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम की खासियत होती है। इक्विलिब्रियम की खासियत होती है कि वो हर सूरत में अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहता है। जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए ये एडजस्टमेंट्स होते हैं बेटा, ये एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब चलिए चलते हैं पीछे वाले क्वेश्चन की ओर, जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ट्राई करोगे आप बेटा, लेकिन फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर आप अटेम्प्ट करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं आपको बोल सकता हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े गैसियस स्टेट में, सब अप्लाई हो रहा है, सब कुछ अप्लाई हो रहा है। जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, चाहे हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम हो, चाहे गैसियस लॉ हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो, चाहे अभी जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ यहां पे आ जाता है। चलिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं। इफ सेम अमाउंट ऑफ गैस इज ट्रैप्ड ओवर लिक्विड ए, सो दिस इज लिक्विड ए एंड दिस इज लिक्विड बी। यहां पे गैस ट्रैप्ड है और मुझसे बोला गया है अमाउंट सेम है। अमाउंट सेम होने का मतलब मोल सेम है गैस के। इन फॉलोइंग कंटेनर्स, एज्यूमिंग टेम्परेचर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर आर सेम, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और दोनों जगह टेम्परेचर सेम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm ऑफ मर्करी, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर ml, दैट वी नो। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहां पे जो वाटर है, यहां पे जो वाटर है, एक्वस टेंशन, एक्चुअली इसको एक्वस टेंशन नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एक्वस टेंशन का मतलब है कि लिक्विड वाटर है। अब लिक्विड, अच्छा बताओ, आप खुद दिमाग में सोचो कि इस क्वेश्चन में एरर क्या है। क्वेश्चन में एरर क्या है? क्वेश्चन में एरर क्या है बेटा? एरर ये है, एक्वस टेंशन वर्ड यूज होता है वाटर के वेपर्स के प्रेशर के लिए, है ना। अब अगर आपसे बोला गया टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर दोनों जगह सेम है, तो आपको नहीं लगता कि जो वाटर के वेपर्स का प्रेशर है वो भी सेम होना चाहिए? इसका मतलब यहां पे जो प्रेशर है और यहां पे जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। सो गलती ये है कि एक्चुअली ये दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, ये दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, और वो मुझे दिख भी रहा है, क्योंकि एक जगह डेंसिटी 3.4 ग्राम पर ml है और एक जगह डेंसिटी पूछी गई है। ऑब्वियसली 3.4 ग्राम पर ml वाटर की डेंसिटी तो नहीं हो सकती। सो लेट्स करेक्ट इट, लेट्स करेक्ट इट बेटा। ये एक्वस टेंशन नहीं है, बल्कि इस लिक्विड का क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर। सिमिलरली बच्चे, ये एक्वस टेंशन नहीं दिया हुआ है, बल्कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर। कई बार ये होता है कि भावनाओं को समझिए में ये निकल जाता है सवाल, लेकिन हाँ यहाँ पे ये सीरियस एरर है बेटा क्वेश्चन में। तो ठीक है, अब ये क्लियर है, ये वेपर प्रेशर है, ये भी वेपर प्रेशर है बच्चे। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको वेपर प्रेशर जो मैंने काट के लिखा है? अरे हल्का सा विजिबल है, रेड से लिख दूं क्या? चलो रेड से लिख देता हूं। ये बेटा वेपर प्रेशर है, दिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज ऑल्सो वेपर प्रेशर। एक्वस टेंशन यहां पे काट देते हैं। चलो अब क्वेश्चन को करो, अब क्वेश्चन को आप करो। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपने पढ़ रखे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं करता हूं। फाइंड द प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ गैस ओवर लिक्विड ए। लिक्विड ए किधर है? ये रहा। ठीक है, तो मुझसे बोला गया है कि ये जो गैस है इसका प्रेशर बताओ। अच्छा बेटा, यहां पे ये जो एक्वस टेंशन, जो वेपर प्रेशर है वो 50 mm ऑफ मर्करी है, मतलब दिस इज 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो यहां गैस के अलावा जो ये लिक्विड है इनके वेपर्स भी ऊपर इकट्ठा है। आप क्या समझ रहे? यहां गैस तो है ही है, सिर्फ गैस नहीं है, ये जो लिक्विड है इसके वेपर्स भी ऊपर हैं। सो यहां गैस प्लस वेपर्स दोनों हैं, और गैस का प्रेशर हमें पता करना है। ये जो वेपर्स है इनका प्रेशर 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये वाला प्रेशर प्लस ये लिक्विड का 24 सेंटीमीटर का कॉलम। फिर से सुनो बेटा, आप यहां प्रेशर कितना लग रहा है? PATM। बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट PATM। सो यहां पे सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू, पास्कल्स लॉ कहते हैं कि सेम, यहां पे भी प्रेशर PATM होना चाहिए। अब यहां पे इस जगह पे प्रेशर लग किस कारण से रहा है? यहां पे प्रेशर लग रहा है गैस का प्रेशर, वेपर का प्रेशर, और ये जो कॉलम है इसकी लेंथ के कारण जो प्रेशर हुआ वो लग रहा है। अरे हाँ या ना, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? ये तभी समझ में आएगा जब पहले 3 लेक्चर आपको क्लियर होंगे। ठीक, तो यहां पे बच्चे जो प्रेशर है
ये मुझे मालूम है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये दोनों बराबर है। सो दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, राइट, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है बेटा, अभी यहां पे जो गैस होगा, यहां दिस प्रेशर इज इक्वल टू गैस का प्रेशर पी गैस प्लस वेपर प्रेशर प्लस ये जो लिक्विड कॉलम है उसका प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लेकिन एक दिक्कत है बेटा, इधर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, वेपर प्रेशर भी मुझे सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में दिया हुआ है, मैं गैस का प्रेशर भी सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में, तो ये सारी यूनिट, ये यूनिट तो मैच हो रही हैं। लेकिन ये जो प्रेशर लिक्विड कॉलम है, ये लिक्विड मरकरी नहीं है, और इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे केसेस में मैंने आपसे बोला था कि इसको इक्विवेलेंट मरकरी हाइट में चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम इस लिक्विड को रिप्लेस कर देते हैं मरकरी से, और देखते हैं कि ये 24 सेंटीमीटर की हाइट जब मैं मरकरी रखूंगा तो कितनी आएगी। आप समझ रहे हो कैसे रिप्लेस करोगे? हाइट ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइट ऑफ मरकरी हमें पता करना है कि अगर मैं यहां पे मरकरी प्लेस कर दूं तो कितनी हाइट होगी। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, हाइट ऑफ लिक्विड इज 24 एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 3.4। कितना रहा बेटा? ये 4 4 6, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। सो हाइट ऑफ मरकरी जो मुझे यहां दिख रही वो 6। इसका मतलब ये जो लिक्विड कॉलम का प्रेशर है ये है 6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कितना बेटा? 6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। क्योंकि अगर मैं यहां मरकरी प्लेस कर दूंगा तो मरकरी की हाइट कितनी लेनी पड़ेगी? 6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। वेपर के प्रेशर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। दिस इज 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। So this is 11 and P gas will be 76 minus 11. So P gas is equal to 76 minus 11 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। है कोई ऑप्शन? 76 minus 11 कितना आएगा? 65। है कोई ऑप्शन? 65। कितना है बेटा? 65। ठीक है, सो दिस इज 65 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकेंड, फाइंड द प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ओवर गैस ओवर लिक्विड बी। ये जो लिक्विड बी है उसके ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर हमें बताना है, अब उसका प्रेशर बताना है ना, तो आप इस स्टेटमेंट को यूज करो। आपसे बोला गया है सेम अमाउंट ऑफ गैस इज ट्रैप्ड, मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेम है। नंबर ऑफ मोल्स होता है PV/RT, तो जो PV/RT की वैल्यू यहां होनी चाहिए वही PV/RT की वैल्यू यहां होनी चाहिए। यही तो मतलब है, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम है, मतलब जो PV/RT यहां है वही PV/RT यहां होना चाहिए। चलो बेटा, यहां PV/RT कितना है जरा देखो। P गैस इज 65। अब मैं यूनिट सब जगह से कैंसिल होगी तो मैं सिर्फ नंबर्स ले रहा हूं। P 65, वॉल्यूम इज दिस, वॉल्यूम यहां पे गैस ट्रैप्ड है बेटा, गैस का वॉल्यूम ये रहा, ये 50 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 50 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 50 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज 50 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज PV अपॉन RT। तो ये दाहिनी तरफ नंबर ऑफ मोल्स हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इज PV अपॉन RT। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इज, लेफ्ट हैंड साइड पे इसका प्रेशर, दिस इज P गैस जो कि B के ऊपर है, इंटू वॉल्यूम क्या लिखोगे बेटा? 65 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 65 इंटू ये वाला वॉल्यूम, 65 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 65 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई RT गया, A से गया 65 से 65 गया, और P गैस की वैल्यू आ गई, इस कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आ गया, 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। है कोई ऑप्शन? 50 सी ऑप्शन, 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, आप देखो क्या क्या चीजें यूज करनी पड़ी यहाँ पे इस क्वेश्चन में। और लास्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी विल बी, बढ़िया, अब ए को भूल जाओ, अब इधर आते हैं, बी पे फोकस करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, अब फिर से कैसे करेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी? तो अब फिर से बेटा पास्कल्स लॉ। कैसे? आप मुझे बताओ, यहां इस सरफेस पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे इस सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पे भी प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, यहां पे प्रेशर किस कारण से होगा? यहां पे जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और ये लिक्विड के वेपर्स भी है, तो यहां सिर्फ गैस नहीं बल्कि वेपर्स भी है, यहां पे वेपर्स भी हैं, तो वेपर्स का प्रेशर, गैस का प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर, और इस हाइट का प्रेशर, लिक्विड कॉलम, गैस का प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर और लिक्विड की इस हाइट का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होना चाहिए।
ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा बेटा, है ना। हमने क्या कहा, क्योंकि बाहर का प्रेशर P ATM लग रहा है, यहां पे प्रेशर कितना लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे और यहां पे प्रेशर सेम होगा, पास्कल्स लॉ कहता है। और यहां पे प्रेशर होगा तीन कारणों से, किनका किनका, गैस का कंट्रीब्यूशन होगा, वेपर्स का कंट्रीब्यूशन होगा, और इस हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम का कंट्रीब्यूशन होगा। ये बात समझ में आई? बस हो गया क्वेश्चन। कैसे? ये जो प्रेशर है, ये कितना प्रेशर है बेटा, ये प्रेशर कितना है, दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। दिस इज इक्वल टू पी गैस कितना था, अभी हमने निकाला था 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सो दिस इज 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है बेटा, 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस वेपर्स का प्रेशर है 11 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सो दिस इज 11 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस इस हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम का प्रेशर। सो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम का प्रेशर, हाइट ऑफ लिक्विड, मान लो यहां मरकरी होता, सपोज यहां मरकरी होता, सो हाइट ऑफ मरकरी जो भी होता उसका ले लेते। सो यहां पे आएगा, दिस इज 50 प्लस 11 इज हाउ मच, 50 प्लस 11 इज 61, 76 माइनस 61 कितना आएगा बेटा, 76 माइनस 61 14, कितना आ रहा है बेटे, 14 आ रहा है। ये आएगा 15, सॉरी। सो हाइट ऑफ मरकरी इज 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सो अगर यहां मरकरी होता तो दैट विल बी 15, क्योंकि ये आता 50 प्लस 11 हो जाता 61 प्लस 15 76। पर ये मरकरी है, पर ये मरकरी नहीं है, ये मरकरी नहीं, दूसरा लिक्विड है। सो फिर से एक रिलेशन यूज कर लेते हैं, हाइट ऑफ लिक्विड 20.4 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता करना है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ मरकरी 15 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6। तो यहां से डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा 15 इंटू 13.6 अपॉन 20.4, और 15 इंटू 13.6 अपॉन 20.4, मतलब ये आएगा 13.6 से थोड़ा सा कम। मुझे लगता है अमंग द गिवन ऑप्शंस ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, आप एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, आप बिना कैलकुलेटर के करना, ठीक है, आप कैलकुलेटर मत यूज करना। मैं देख लेता हूं कि ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही है। दिस इज हाउ मच, okay, this is exactly 10, okay, so this is 204, this is 204, this is 20.4, so density is exactly 10 gram per ml or centimeter cube, so the answer is B, right, so the answer is B। बेटा आपने देखा कि इस क्वेश्चन को करने में आपने एक तरह से सब कुछ रिवाइज कर लिया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपका पूरा का पूरा सेक्शन रिवाइज करवाते थे। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन को उठाया था ताकि अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं वो क्लियर हो जाए बेटा। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा बिना सॉल्यूशन देखे हुए। जिनसे नहीं हुआ पहली बार में उनसे मैं बोल रहा हूं कि जिनसे नहीं हुआ तो बेटा ये जरूरी हो जाता है कि अब आप सॉल्यूशन देख चुके हो, इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करना और 2-3 दिन के बाद फिर से अटेम्प्ट करना बिना देखे, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोगों को कवर करना है, जो डील करना है, दैट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंटेनर्स। अब जब मैं इसको पढ़ाता हूं तो मुझे स्पून फीडिंग लगती है, स्पून फीडिंग इन द सेंस कि मतलब ये एक्चुअली बच्चे को खुद ही अटेम्प्ट करना चाहिए कि अगर कंटेनर से, मतलब ये कुछ वैसा हो गया कि अगर बेटा ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे कर लेना, ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे कर लेना, मतलब खुद कुछ मत सोचो, मैं बता रहा हूं कि ऐसे आ जाए तो ऐसे कर लेना, इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग। ऑब्वियसली बड़े कॉम्पिटिशन्स में स्पून फीडिंग से काम नहीं चलता है। एक दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं जरूर आपको बताऊंगा, बाकी तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो नेक्स्ट पेज, राइट, so let's start with container problems, ठीक है बेटा। अब कंटेनर, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि कंटेनर को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं तो कंटेनर को हम लोग इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। आप बोलोगे डब्बे का क्लासिफिकेशन, बिल्कुल, थोड़ा हमारी स्टडी आसान हो जाएगी इसलिए मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूं बेटा। सो कंटेनर मैं 3 कैटेगरी में आपको पढ़ाऊंगा। पहला है क्लोज कंटेनर्स, क्लोज। सेकंड हो जाएगा ओपन कंटेनर, ओपन। और तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो वो कनेक्टेड कंटेनर्स, ठीक है बेटा। सो कंटेनर्स को हम
तीन सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं। पहला है क्लोज, दूसरा है ओपन और तीसरा है कनेक्टेड कंटेनर्स। जैसे ही मैं बोलता हूं क्लोज कंटेनर, क्लोज का मतलब है अमाउंट फिक्स हो गया, मोल्स फिक्स हो गए बेटा। क्लोज कंटेनर में भी बच्चे दो तरह के कंटेनर मैं आपको बोल सकता हूं कि हैं। क्लोज कंटेनर में कंटेनर की प्रॉब्लम दो तरीके से क्लासिफाई की जा सकती है। एक होता है बेटा क्लोज रिजिड कंटेनर, क्लोज रिजिड, और दूसरा है क्लोज नॉन रिजिड, क्लोज नॉन रिजिड कंटेनर्स, राइट। क्लोज रिजिड एंड सेकेंड इज क्लोज नॉन रिजिड। जब मैं बोलता हूं क्लोज रिजिड, रिजिड वर्ड जैसे ही आए तो वॉल्यूम फिक्स हो गया बच्चे। क्या फिक्स हो गया बेटा? वॉल्यूम फिक्स हो गया, ठीक है। तो रिजिड वर्ड में वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। तो अब क्लोज रिजिड में क्या क्या चीजें फिक्स होंगी? नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या हो गए बच्चे? कांस्टेंट हो गए। क्या हो गए बेटा? कांस्टेंट हो गए। अब एन और वी कांस्टेंट है। अगर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो P प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये लॉ तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, P इनिशियल अपॉन T इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल अपॉन T फाइनल, ठीक है। सो दिस इज फॉर क्लोज रिजिड। जैसे थिक स्किन कंटेनर, जो सिलेंडर, जहां पे जो रिजिड कंटेनर मतलब जहां पे थिक वॉल होगी, जहां पे वॉल्यूम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्लोज नॉन रिजिड में, नॉन रिजिड का एक एग्जांपल बताऊं, थिन स्किन कंटेनर, जैसे बैलून हो गया, बबल्स हो गए। ये बबल्स या बैलून में हमको ये मानना पड़ेगा कि बहुत इनकी जो कंटेनर की वॉल है, जैसे मान लीजिए बेटा एक बबल है, तो बबल की ये जो वॉल है, वॉल का मतलब जो सेपरेशन है बेटा, वो बहुत फ्रेजाइल होती है। फ्रेजाइल का मतलब बहुत नाजुक है। नाजुक होने का मतलब वो अपने ऊपर कोई भी फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसका मतलब जो अंदर का प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। अब क्योंकि बाहर का प्रेशर नॉर्मली कांस्टेंट रहता है, सो अंदर का भी प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर, ताकि इस पे, इस कंटेनर की वॉल पे, इस बबल की वॉल पे कोई नेट फोर्स ना लगे, क्योंकि जैसे ही नेट फोर्स लगा ये रप्चर कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। सो यहां पे बच्चे नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर रहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट। और बेटा एन और पी कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ है ये। तो चार्ल्स लॉ मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी है, और आप बोल सकते हो V इनिशियल अपॉन T इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल अपॉन T फाइनल, राइट। ये हो गया नॉन रिजिड के लिए और ये हो गया रिजिड कंटेनर के लिए। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं ओपन कंटेनर में। तो ओपन में भी बेटा हम लोग ओपन रिजिड कंटेनर की बात कर रहे हैं, ओपन रिजिड कंटेनर। तो इसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जगह कम है, तो ओपन रिजिड की बात अभी करेंगे और कनेक्टेड कंटेनर्स की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट विल बी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कनेक्टेड कंटेनर से रिलेटेड क्वेश्चंस फिजिक्स में भी काफी पूछे जाते हैं। इवन एरोडोव में भी है प्रॉब्लम्स, फिजिक्स का भी ये सेक्शन है, फिजिक्स में भी काफी पूछे जाते हैं कंटेनर बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये जो कनेक्टेड कंटेनर्स है तो इसका कॉन्सेप्ट वहां पे भी काफी अच्छे से पूछा जाता है। तो इसको तो बहुत डिटेल में हम लोग को डिस्कस करना है, आज शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ओपन रिजिड कंटेनर आज हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। सो ओपन कंटेनर्स क्वेश्चन आ गया पहले ही। एक काम करते हैं, रुको एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो व्हाइट कलर का है, व्हाइट ही रहने दो, व्हाइट कलर ही ले लेते हैं। सो चलिए, दिख तो रहा होगा ना आपको, रेड से लिख लेते हैं, दिख रहा। तो ओपन कंटेनर्स की प्रॉब्लम कैसे करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे ये देख लेते हैं। सो ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर, फिर वो जो प्रॉब्लम है ना अभी जो आई थी उसको करेंगे ओपन कंटेनर की, वो बढ़िया प्रॉब्लम है ना। ओपन कंटेनर रिजिड कंटेनर है बच्चे, तो आपके पास कुछ इस तरह का कंटेनर है। ओपन मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर है। यहां पे हमारे पास एयर है, मान लीजिए बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है। क्या क्या चीजें फिक्स है, मतलब क्या क्या चीजें कांस्टेंट हो गई बेटे। तो यहां पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, बाहर जो प्रेशर है वही अंदर भी प्रेशर है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई बेटा, कांस्टेंट, प्रेशर हो गया कांस्टेंट। और इस कंटेनर का वॉल्यूम भी फिक्स है, इस कंटेनर का वॉल्यूम भी फिक्स है, तो P और V की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। कई बार बच्चा इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता कि सर वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट हो गया, ओपन कंटेनर है तो इसका वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट हो गया। तो मैं बच्चों से यही बोलता हूं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन ये भरा हुआ है कि वॉल्यूम नापेंगे। वॉल्यूम आप खुद ही सोचो, एक ग्लास है मेरे पास, यहां तो कोई है नहीं, एक ग्लास है मेरे पास,
सपोज आप मार्केट से ग्लास खरीदने जाओ, तो वो क्रॉकरी वाला आपको, दुकान वाला बोलेगा कि ये 200 ml की ग्लास है। ग्लास तो ओपन कंटेनर है, फिर भी वो बोलता है कि ये 200 ml की ग्लास है। इसका मतलब वो आपको बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम 200 ml है, तो आपको वॉल्यूम फिक्स मिलेगा। तो आप बोलोगे कैसे वॉल्यूम फिक्स है? तो वॉल्यूम, किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हो? बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको एक रैंडम कंटेनर दिया, जैसे सपोज ये कंटेनर दिया मैंने आपको, ठीक है, मैंने ये कंटेनर दिया आपको, है ना, मैंने ये कंटेनर दिया और मैंने आपसे बोला कि इसका वॉल्यूम मेजर करो, तो आपने इसको ऊपर तक लिक्विड से फिल किया और फिर एक मेजरिंग सिलेंडर में इसको पोर करके लिक्विड का कितना वॉल्यूम आया उसको मेजर कर लोगे, तो वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाएगा। भाई कंटेनर का वॉल्यूम ऐसे ही तो मेजर करते हैं। सो ये वॉल्यूम फिक्स है बेटा, क्योंकि इसमें कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड आएगा दैट इज फिक्स। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज फिक्स एंड प्रेशर इज आल्सो फिक्स। बोथ दीज टर्म्स आर कांस्टेंट। यदि P और V कांस्टेंट है तो बेटा PV इज इक्वल टू nRT में बच्चे देखो R तो कांस्टेंट है ही, इसका मतलब N और T का ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है बेटा? कांस्टेंट। N और T का प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चे? कांस्टेंट हो गया। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर के अंदर जो मोल्स ऑफ एयर है और जो टेम्परेचर है इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब है अगर आप कंटेनर को हीट करना शुरू कर दिए, कंटेनर को हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोल्स कम होने पड़ेंगे। मोल्स कैसे कम होंगे? जब एयर के मोल्स बाहर भाग रही है। कंटेनर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अंदर मौजूद एयर के मोल्स डिक्रीज होने चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होगा, हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिक्रीज होगा? अंदर कंटेनर के अंदर एयर के मोल्स कैसे डिक्रीज होंगे? एयर विल एस्केप आउट, एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट, बाहर फेंक दी जाएगी, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। ये कैसे इंक्रीज होंगे? बाहर से एयर अंदर आएगी। तो अगर आप हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एयर एक्सपेल्ड आउट, एयर बाहर फेंकी जाएगी, अंदर एयर के मोल्स कम होंगे। और अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो एयर कम्स इनसाइड, एयर कम्स इनसाइड। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अब मान लीजिए आप हीट करते हो तो एयर विल कम इनसाइड, एयर विल कम इनसाइड द कंटेनर, राइट? एयर विल कम इनसाइड। मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, सपोज हम कंटेनर को हीट करते हैं और हमसे पूछा जाता है कि कितने मोल्स ऑफ एयर एक्सपेल होगी, तो बड़ा सिंपल सा एक रिलेशन है। सो ऑन हीटिंग अगर आप हीट करते हो बेटा तो बड़ा सिंपल सा एक रिलेशन, एन इनिशियल माइनस एन फाइनल इज इक्वल टू एन एक्सपेल्ड, हाँ या ना? बहुत सिंपल है। एन इनिशियल, मान लो मैंने आपसे बोला कि यहां पे 5 मोल्स एयर थी, मैंने हीट किया, अब 2 मोल्स एयर बची। 5 मोल्स एयर थी इनिशियल, हीट करने पे 2 मोल्स एयर बची है, तो कितने मोल्स बाहर चली गई? 5 माइनस 2। दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो एन इनिशियल इज इनिशियल मोल्स ऑफ एयर इनसाइड, इनिशियल मोल्स ऑफ एयर इनसाइड द कंटेनर, इनसाइड द कंटेनर, and NF is final moles of air, final moles of air inside the container, right? प्लीज आप साथ साथ लिखते चलिएगा अगर आप कुछ सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो तो, अदरवाइज तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। ये साथ साथ लिखते चलेंगे तो आपको समझ में बेहतर आएगा और फिर इस पढ़ाई का कोई फायदा होगा, वरना मेरी भी मेहनत मीनिंगलेस है और आपका भी ये देखना मीनिंगलेस है अगर आप इससे कुछ सीख नहीं रहे हो तो। नंबर ऑफ मोल्स हमेशा PV बाई RT होता है, ये आपको मालूम है। नंबर ऑफ मोल्स बेटा क्या होगा? PV अपॉन RT। एन एक्सपेल्ड क्या है ये आपको मालूम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जितने भी ओपन कंटेनर में हीटिंग के क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग इससे करते हैं। अच्छा, अगर कूल कर रहे हो, अगर आप इस कंटेनर को ठंडा कर रहे हो तो एन फाइनल माइनस एन इनिशियल इज इक्वल टू एन number of moles that comes inside. Very simple. N final minus N initial will be equal to moles of gas या air that comes inside, right? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और क्वेश्चन करते हैं। किधर गया क्वेश्चन? ये रहा। An open flask contains air at 27 degrees Celsius, ठीक है, this is the initial temperature. Now find the temperature at which it should be heated so that
1/3 ऑफ एयर मेजर्ड इन द कंटेनर एट 27, मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल सिचुएशन में 1/3 ऑफ एयर विच इज मेजर्ड हैज बीन एक्सपेल्ड आउट। और दूसरा क्वेश्चन है 1/3 ऑफ एयर मेजर्ड इन द कंटेनर एट फाइनल टेम्परेचर एस्केप्स आउट। चलिए दोनों क्वेश्चन को करते हैं बारी बारी से। आप क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज करो और फिर क्वेश्चन को मैं करता हूं, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कहा, हम हीटिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस सिंपल सी इक्वेशन से करते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये एक लगने में छोटी सी इक्वेशन है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं ओपन कंटेनर के सारे क्वेश्चन। चलिए, एन इनिशियल इज इक्वल टू एन इनिशियल माइनस एन फाइनल इज इक्वल टू एन एक्सपेल्ड, और हमसे बोला गया है 1/3 ऑफ एयर मेजर्ड एट 20, मतलब इनिशियल का 1/3 एक्सपेल्ड आउट हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एन इनिशियल माइनस एन फाइनल इज इक्वल टू एन इनिशियल बाई 3, क्योंकि इनिशियल का 1/3 एक्सपेल आउट हो रहा है। हो गया, खत्म क्वेश्चन है, खत्म है क्वेश्चन। एन इनिशियल इधर ले आओ, तो एन इनिशियल माइनस एन इनिशियल बाई 3 इज इक्वल टू एन फाइनल। दिस इज 2/3 इंटू एन इनिशियल इज इक्वल टू एन फाइनल। नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी। Initial moles PV upon R in initial temperature. So this is PV upon R, और initial temperature Kelvin में 27 डिग्री सेल्सियस, तो Kelvin में आएगा 300 इज इक्वल टू फाइनल मोल्स। फाइनल मोल्स मतलब फाइनल कंडीशन में PV upon R, और T फाइनल हमें निकालना है। अब आप बोलोगे सर PV दोनों जगह सेम क्यों रखा, क्योंकि ओपन कंटेनर में PV क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। PV by R, T final is 900 divided by 2, which is 450 Kelvin. So the answer to this part is 450 Kelvin. 450 Kelvin. Second part, 1/3 of air measured in the container at final temperature escapes out. मतलब जो फाइनल है उसका 1/3 escape out हो रहा है। तो B पार्ट करने के लिए n initial minus n final is equal to फिर से n expelled, लेकिन अब जो n एक्सपेल्ड है वो फाइनल का 1/3 है। सो n इनिशियल, चलो यहां लिखते हैं n इनिशियल माइनस n फाइनल, दिख रहा है ना आपको, n इनिशियल माइनस n फाइनल इज इक्वल टू n फाइनल डिवाइडेड बाई 3। क्यों, क्योंकि आपसे बोला गया फाइनल का 1/3 बाहर जा रहा है, फाइनल का 1/3 बाहर गया, n फाइनल को इधर ले आओ। सो दिस विल बी n इनिशियल इज इक्वल टू, इधर लाओगे तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू n फाइनल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन इनिशियल इज पीवी अपॉन आर, इनिशियल टेम्परेचर इज 300 एंड दिस इज 4/3 इंटू एन फाइनल। एन फाइनल क्या है बेटा, पी वी अपॉन आर टी फाइनल, पीवी बाई आर 100 एंड टी फाइनल इज इक्वल टू 100 यहां पे आएगा। दिस इज कितना आएगा बेटा, टी फाइनल 400 केल्विन, 400 केल्विन। T फाइनल की वैल्यू 400 केल्विन आ जाएगी। सो द आंसर टू सेकंड पार्ट इज 400 केल्विन। तो आप देख रहे हो बेटा कि जो भी ओपन कंटेनर का क्वेश्चन है वो एक सिंपल से इक्वेशन n इनिशियल माइनस n फाइनल इज इक्वल टू n एक्सपेल्ड से हो गया, अगर मैं हीट करने का क्वेश्चन कर रहा हूं तो। आई होप कि आज का ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वो प्रॉब्लम अच्छी थी बेटा, उसको एक बार फिर से कर लीजिएगा, जहां पे हमने 2 कंटेनर A और B लिक्विड लिए थे और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ओपन कंटेनर का, ठीक है, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनेक्टेड कंटेनर के क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज बी देयर, कनेक्टेड कंटेनर्स इंपॉर्टेंट है एंड वी विल स्टार्ट एफ्यूजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप बोल सकते हो केमिस्ट्री में जो गैसियस स्टेट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।